नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष त्रिवेदी और आप देख रहे हैं त्रिवेदी इन्वेस्टमेंट्स का हमारा सबसे पहला पॉडकास्ट। सबसे पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे साथ हमारे इस चैनल में हमसे जुड़े हैं। हमारे चैनल का सिर्फ एक ही मिशन है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचना नहीं, लेकिन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में हेल्प करवाना। चाहे बात हेल्थ इंश्योरेंस की हो, लाइफ इंश्योरेंस की हो, म्यूचुअल फंड की हो या फाइनेंशियल प्लानिंग की, हमारा एंडेवर सिर्फ एक ही होता है कि लोगों को और उनके परिवार को सही फाइनेंशियल गाइडेंस मिले। आज का हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक है मेडिक्लेम क्लेम सेटलमेंट। दोस्तों, हमने कई बार देखा है कि जब भी हम मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं तो जब क्लेम आता है तब उस समय हमें काफी सारी मुसीबतों का और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हमारे पास बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं होते। हमें यह नहीं पता होता कि हमारा क्लेम क्यों रिजेक्ट हो गया। क्लेम्स के समय हमको क्या जानकारी रखनी है, हमको क्या इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, क्या पेपर हमको सबमिट करने हैं, हमको कौन सी हॉस्पिटल में जाना है, हमें कैशलेस क्लेम में जाना चाहिए या रीइंबर्समेंट में जाना चाहिए, नॉन पेबल कैटेगरीज की आइटम क्या होती है, मॉडर्न ट्रीटमेंट क्या होते हैं। ये बहुत सारी चीजें हमको कंफ्यूजिंग लगती है और हमें बहुत समय हमको जानकारी भी नहीं होती। तो इस टॉपिक पर हम स्पेशली बात करेंगे। दोस्तों, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि त्रिवेदी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में मैं आपसे थोड़ी बहुत जानकारी साझा करूं। त्रिवेदी इन्वेस्टमेंट में हम सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स या फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन हमारा मिशन यह है कि हम लोगों को कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ एक प्रॉपर गाइडेंस भी दें ताकि लोगों का लाइफ आसान हो सके। हम मानते हैं कि पॉलिसी बेचना मकसद नहीं है, लेकिन पॉलिसी बेचने के बाद क्लेम सेटलमेंट से लेकर उनकी हर जरूरत के साथ समय उनके साथ खड़े रहना, ये हमारा मकसद होता है। इसीलिए प्रपोजल फिलिंग करने के साथ क्लेम सेटलमेंट तक हर मोड़ पर त्रिवेदी इन्वेस्टमेंट्स उसके कस्टमर के साथ खड़ा दिखाई देता है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ पिछले कई सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। ब्रांच लेवल से लेकर मुंबई लेवल तक हमको काफी अवार्ड्स और काफी अचीवमेंट्स मिले हैं। लेकिन सच कहूं दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा अवार्ड या सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारे कस्टमर्स है, उनका ट्रस्ट है। आपका ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। आज के हमारे इस पॉडकास्ट के टॉपिक के लिए हम आपके लिए एक स्पेशल गेस्ट को लेके आए हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं त्रिवेदी इन्वेस्टमेंट्स के सीईओ अमीश जी। वेलकम अमीश जी। अमीश जी पिछले काफी समय से हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम्स डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंटेशंस के साथ जुड़े हुए हैं। क्लेम्स के रिलेटेड उनकी काफी पैनी और बारीक नजर रहती है। हमारे बहुत सारे कस्टमर्स के क्लेम्स के दौरान उन्होंने काफी बारीकी से उनके क्लेम्स का निरीक्षण किया, उनको क्लेम सेटलमेंट में हेल्प की और उनके डॉक्यूमेंट्स में उनको किस तरह से क्लेम मिल सके उसके बारे में जानकारी पहुंचाई। अमीश जी, हमारे सबसे पहले पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू मनीष भाई। सबसे पहले तो त्रिवेदी इन्वेस्टमेंट के सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। आज आपने जो टॉपिक चूज़ किया है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि क्लेम के रिलेटेड लोगों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, बहुत सारी चिंताएं रहती है जी। तो आज हम एक भी फैमिली की एक भी कन्फ्यूजन या चिंता अगर ये पॉडकास्ट के माध्यम से हम दूर कर पाए तो ये हमारे पॉडकास्ट का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा उससे। बिल्कुल सही बात है। अमित जी, मैं आपको सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि हॉस्पिटल में जब मैं एडमिट होता हूं तो क्लेम सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? क्लेम सेटलमेंट क्या होता है कि जब आप पॉलिसी लेते हैं जी तब और प्रीमियम भरते हैं जी तो कभी भी आप हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं तो उसका जो खर्चा होता है वो आपको आइदर कैशलेस के माध्यम से या तो रीइंबर्समेंट के माध्यम से आपको क्लेम मिल जाए, वो क्लेम सेटलमेंट के जरिए होता है। जी लोगों को लगता है कि हमारा 100% क्लेम मिल जाता है, तो वैसा नहीं होता है। अच्छा। वो पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन, पॉलिसी के वर्डिंग्स जो रहते हैं, नॉन पेएबल आइटम क्या रहती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके। क्लेम सेटलमेंट जो है वो एक प्रोसेस है। आपका जो भी पेमेंट होता है वो एक प्रोसेस के जरिए होता है। ओके। तो वो क्लेम सेटलमेंट में इंक्लूड होता है। वाओ। तो लोगों को क्लेम सेटलमेंट के लिए जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है वो क्या है?
ये बहुत ही एक अच्छा सवाल आपने किया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिसकंसेप्शन लोगों को रहता है कि भाई मैंने पॉलिसी का पैसा भरा है तो जी। मुझे पूरा पैसा मिल हम्म। जाएगा। हर एक क्लेम में छोटा मोटा अमाउंट रहता है, तकरीबन अगर आप परसेंट के हिसाब से देखें तो 2% से लेके 10% तक अमाउंट रहता है, वो आपका अच्छा, कट सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपका कौन सा क्लेम है, क्या है। ये हर उस क्लेम में कटता हर है। क्लेम में कटता है, ठीक है। क्योंकि उसका मेन रीजन रहता है कंज्यूमेबल आइटम रहती है, नॉन पेबल आइटम रहता है ओके। सर्जरी के टाइम पे या प्रोसेस के टाइम पे, ठीक है। और कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है, आपको लगता है कि उसका पैसा मिल जाता है तो उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन रहती है, वो तुरंत नहीं मिलता है। ठीक है। वैसे ही वेटिंग पीरियड रहता है, आप कोई भी पॉलिसी लेते हैं कंपनी की तो वो तुरंत चालू नहीं हो जाती है, उसके ओके। लिए थोड़ा वेटिंग पीरियड रहते हैं। अलग अलग बीमारी ओके, के लिए हर एक कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन में वो लिखे हुए रहते हैं, तो सेट नम्स होते हैं। सेट नॉर्म्स होते हैं जो वाह। IRDA ने स्पेसिफाई किए ठीक हुए है। थे। तो उसके ऊपर उसके बाद में जो आपका क्लेम आता है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, जो आपको अमाउंट मिल सकता है नॉन पेबल काट के वो आपको मिल जाता है करके। ठीक है। ये बहुत, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन ये है कि अगर मैंने पैसा भर दिया है तो मुझे पैसा कंपनी की तरफ से मिल ही जाना हाँ, चाहिए। वैसा नहीं नहीं, होता। जो आप ये इम्पोर्टेंट इसके है। अंदर जैसे मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां रहती है, जैसे नॉर्मल मेडिक्लेम में अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो 30 दिन तक आपकी पॉलिसी चालू नहीं होती है। अच्छा। तो ये एक पहला रूल है। ओके। एक्सीडेंट का क्लेम रहेगा तो आपको पूरा मिल जाता है, लेकिन 30 दिन तक आपकी ओके। पॉलिसी में पैसा नहीं मिलता है। अमीश भाई, मुझे ये बताइए, चलिए मैं मान लेता हूँ कि मेरा ये जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया, लेकिन मुझे ये बताइए कि कैशलेस क्लेम या रीइंबर्समेंट क्लेम, इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है? जब भी आप हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं तो आप हॉस्पिटल नक्की करते हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल के अंदर आपका कैशलेस है कि नहीं वो आपकी कंपनी और वो हॉस्पिटल के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है। कैशलेस क्या होता है कि जहां पर आपको एक भी रुपया नहीं भरना है, ऐसे एडवर्टाइजमेंट होता है, लेकिन कैशलेस में आपको डिपॉजिट भरना रहता है। अच्छा। और जब भी आपका सेटलमेंट होता है तभी जो भी नॉन पेबल आइटम जो रहता है जी। वो नॉन पेबल आइटम आपको भरना पड़ेगा, बाकी का अमाउंट डिपॉजिट रहेगा और वो सेटलमेंट होने के बाद में आपको अमाउंट रिफंड हो जाएगा, मेरा पैसा मुझे वापस वापस मिल हो जाएगा। जाएगा। ओके। रीइंबर्समेंट क्या होता है कि रीइंबर्समेंट में आपको शुरू से लेके आखिरी तक जो भी आपका खर्चा हुआ है, हॉस्पिटलाइजेशन के पहले जी। का, हॉस्पिटलाइजेशन का और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद का, वो सभी खर्चा आपको एज अ रीइंबर्समेंट में मिलता है। उसके लिए आपको प्रॉपर फॉर्म फिल करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन लेना पड़ता है, प्रॉपर वे में एक फाइल बना के आपको कंपनी को जमा करना पड़ता है। वो उसका भी एक स्टिपुलेटेड टाइम रहता है, अच्छा। वो टाइम के अंदर आपको क्लेम जमा कर देना रहता है। वो आप जमा करते हैं तो आपको रीइंबर्समेंट का पैसा मिल जाता है। ओके, तो ये बेसिकली दो अलग अलग प्रोसेस हैं जहां से मैं हाँ, आइदर और कैशलेस, से मैं। हाँ, कैशलेस जो है वो एक फैसिलिटी है, इट इज नॉट अ कंपल्शन। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आप जो हॉस्पिटल में गए वहां पर कैशलेस है तो कैशलेस हो ही जाएगा। इट इज अ फैसिलिटी, इट ग्रेट। डिपेंड्स अपॉन केस टू केस, सिनारियो टू सिनारियो बराबर। डिपेंड करता है। अमित जी, ये तो आपने मुझे बता दिया कि कैशलेस और रीइंबर्समेंट का डिफरेंस क्या है, लेकिन बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है कि मुझे एडमिशन मेरा हुआ और फिर भी मुझे पैसा नहीं मिला, मतलब कि मेरा क्लेम रिजेक्ट हो गया। तो क्लेम रिजेक्ट होने के मेन रीजंस क्या होते हैं? देखिए, रिजेक्शन होना, कभी भी रिजेक्शन होता है तो कस्टमर को, पेशेंट को या किसी को भी एक तकलीफ होती है, बिल्कुल सही। उसके साथ में मैं सहानुभूति रखता हूँ। बिल्कुल। लेकिन रिजेक्शन जब भी होता है तभी आपको उसका रीजन जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा। क्योंकि कौन से रीजन की वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ, अगर आप वो नहीं जान पाएंगे तो उसके सिवा आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जब भी आप क्लेम पुटअप करते हैं तो उसमें अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन रहती है पॉलिसी की। कोई समझो आपको प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है उसकी वजह से रिजेक्शन हुआ है, या तो कोई आपकी पॉलिसी में वेटिंग पीरियड है उसकी वजह से रिजेक्ट अच्छा। हुआ है, या तो कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन आपने डिस्क्लोज नहीं की है उसकी वजह से रिजेक्ट हुआ है, वो जानना जरूरी है। यहाँ आपका एजेंट का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो ये रिजेक्शन के रीजन से आपको बाहर निकलना है, मिसकंसेप्शन से बाहर निकलना है, तो आप एजेंट को इन्फॉर्म कर दीजिए। आपका एजेंट का नंबर आपके पास में तो होगा ही होगा, जी। कस्टमर के पास जी। में, लेकिन आपके रिलेटिव्स, आपके स्पाउस, उनको शेयर करके रखिए। तो कभी भी इमरजेंसी आता है तो आप उनको तुरंत हॉस्पिटल में कांटेक्ट करें, उसके बाद तुरंत ही आप उनको कांटेक्ट करें, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो आपको साझा कर देंगे, ताकि आपका रिजेक्शन का चांसेस है वो कम हो जाएगा। तो मतलब ये हो गया कि मेरा
जो भी एजेंट है उनकी इंफॉर्मेशन मेरे फैमिली मेंबर के साथ, मेरे नियर एंड डियर वंस के पास होगी, तो अगर मैं हॉस्पिटलाइज अगर हो गया तो हाँ, वो एजेंट के साथ कम्युनिकेट कर सके। कम्युनिकेट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। मुझे लेकिन ये बताइए अमीश भाई कि मैंने एजेंट को डिटेल बता दिया, मेरे फैमिली मेंबर ने डिटेल बता दिया, लेकिन हॉस्पिटल में जब मैं एडमिट होता हूं उस समय मुझे सबसे पहली क्या बात है जो मुझे ध्यान में रखनी है? आप जब भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हो जी तभी 9-10 में से 9 ऐसी वाकया होते हैं जहां पर आपका प्लान हॉस्पिटलाइजेशन बिल्कुल होता है। सही है। इमरजेंसी केसेस में किसी के हाथ में कुछ नहीं रहता है, बराबर लेकिन जो 9 इंस्टेंसेस है हम्म। जहां पर आपके हाथ में है, तो आप सबसे पहले हॉस्पिटलाइजेशन प्लान करने से पहले आप एजेंट को इन्फॉर्म कर दीजिए, अच्छा। ताकि वो एजेंट आपको बता पाए आपकी जो बीमारी है वो प्री एग्जिस्टिंग में है, नहीं है, वेटिंग पीरियड में है, नहीं है, या तो कोई आपका हॉस्पिटल है वो कोई ऐसे लिस्ट में तो नहीं है आपकी कंपनी के जहाँ पर वो डिबार्ड है या तो ब्लैक लिस्टेड है। अच्छा। क्योंकि किसी किसी कभी ऐसे होता है, बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारी हॉस्पिटल्स को ब्लैक लिस्टेड या डिबार्ड करके रखा है। अच्छा। तो गलती से आप वहां पर एडमिशन ले लेते हैं तो भले ही आपका क्लेम जेन्युइन है लेकिन वो रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो हॉस्पिटल को वो कंपनी बराबर नहीं मानती है। तो ये तो मतलब ये एज अ कस्टमर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये हॉस्पिटल ब्लैक लिस्ट हुई हुई है या नहीं है? इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप एजेंट को संपर्क करें सबसे पहले। एजेंट को अगर समझो आपका हॉस्पिटलाइजेशन 1 हफ्ते बाद में, 3 दिन के बाद में, या 10 दिन के बाद में, या जी 15 दिन के जी। बाद में आप अपने एजेंट को बता देंगे तो तुरंत से चेक करके आपको बता देगा कि वो हॉस्पिटल वो है कि नहीं इंफॉर्मेशन है। हमसे साझा कर सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल आप सही अगर बात। चेंज करना है या कुछ बदलाव करना है तो आपके पास में पर्याप्त समय रहेगा। अमीश भाई आपने ये तो बता दिया कि मुझे क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है, या मुझे कैशलेस में जाना है या रीइंबर्समेंट में जाना है, मैंने सब चीज बत कर दी, मैंने मेरे एजेंट को भी बता दिया। लेकिन इसके बावजूद भी हमने बहुत बार देखा है कि क्लेम में कभी कभी दिक्कत आती है। तो मेरा जो क्लेम का जो प्रोसेस है वो एकदम स्मूथली हो जाए, चाहे वो कैशलेस में हो या रीइंबर्समेंट में हो, लेकिन वो पूरा प्रोसेस एकदम स्मूथ तरीके से हो जाए, उसके लिए मुझे क्या ध्यान रखना है? देखिए, ये आपका बहुत ही सही सवाल है, क्योंकि क्लेम का प्रोसेस जब भी क्लेम आता है उस दिन से चालू नहीं होता है। अच्छा। क्लेम का प्रोसेस चालू होता है जिस दिन आपने पॉलिसी ली, उस दिन से ओह। चालू होता है। अच्छा। आपको लगेगा ऐसा कैसे? क्योंकि पॉलिसी में आपने जो बताया है, जो जानकारी जी दी है, जी। वही इंफॉर्मेशन आपके क्लेम के टाइम पे कंपनी देखती है। तो हम जो प्रपोजल फॉर्म भरते हैं हाँ, उस समय की उस आप समय बात की कर रहे बात हैं? कर रहा हूँ। तो जब भी आपने प्रपोजल फॉर्म भरा, जी। उसमें समझो आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है या कुछ ऐसे मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, अगर वो आप डिस्क्लोज, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डिस्क्लोज नहीं कर रही, जी। गलती से रह जाती है, तो उस वो क्लेम के समय में शायद आपको तकलीफ दे सकती है। अच्छा। तो इसके लिए जब भी आप क्लेम फॉर्म भर पॉलिसी ले रहे हैं तभी आप सभी इंफॉर्मेशन कंपनी को दे, ताकि आपको जब भी क्लेम आए तभी ये सब दिक्कत से गुजरना ना पड़े। अमीश भाई अभी इसमें मेरा एक सवाल है। अब समझिए मैंने इंफॉर्मेशन तो मैंने सारी दे दी, लेकिन ये संभवतः ये पॉसिबल है कि शायद किसी केस में मेरी बचपन में कोई मेरा इलाज हुआ हो या मेरा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ या सर्जरी हुई हो, मैंने पॉलिसी ली और कुछ समय के बाद भगवान ना करे मुझे वही ट्रीटमेंट फिर से करवानी पड़ी, और डॉक्टर ने मुझे पूछा तो मुझे याद आया कि हाँ बचपन में भी मेरा ऐसा कोई सर्जरी हुआ था, तो उस केस में क्या होगा? देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि समझो आपकी कोई सर्जरी हुई है या कोई ऑपरेशन हुआ है और वो प्रपोजल फॉर्म में उसका एंट्री नहीं हुआ है, लेकिन जब भी आपका क्लेम आया तभी वो मेंशन हुआ है, जी। तो कंपनी अपने तरीके में आपको क्लेम रिजेक्ट कर सकती है और उसमें आप अच्छा। कुछ नहीं कर सकते हैं, ओके। क्योंकि वो प्रॉब्लम आपको पॉलिसी लेने से पहले थी। जी। जब मतलब भी प्री एग्जिस्टिंग में आ pre-existing जाएगा। में आ जाता है, बरोबर है। तो कंपनी शायद आपको बोल सकती है कि भाई अगर ये चीज को हमको पहले से पता होता था तो हम आपको पॉलिसी देते ही नहीं थे, या फिर वेटिंग या पीरियड तो डाल देते वेटिंग हैं। पीरियड डाल बराबर सकते है। थे। तो वो सब पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता वो है। केस टू केस फिर हाँ, डिपेंड हो तो समझो जाएगा। अगर भूलना हो गया है तो जब भी आपको याद आएगा, अगर समझो ऐसा कुछ भी किसी के साथ में भी होता है, जी। लेकिन अगर क्लेम नहीं आया है तो एक बार कंपनी को फिर से आप इन्फॉर्म कर दीजिए, भाई ये मैं भूल गया था और ये इसको तो हम आप उसको मॉडिफाई कर हम दीजिए, उसको उसमें कंपनी के क्लॉज में ऐड करवा ऐड सकते करवा हैं। सकते हैं। बराबर है। तो वहां से बाद में वेटिंग पीरियड चालू हो जाता है
वो तो हाँ, बात भी क्योंकि ठीक आपने है। तो डिसीज जो भी हुआ रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो आप इन्फॉर्म कर दीजिए। लेकिन इसमें आपको मैं और दूसरा चीज जोड़ दूं कि समझो आपको बचपन में बुखार आ गया था, उसके लिए एडमिट हो गए थे जी। और अभी वापस, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बराबर है। सर्जरी इट्स अ इम्पोर्टेंट मतलब थिंग। कोई अगर कोई बड़ी गंभीर चीज बीमारी है। हुई है, कोई सर्जरी हाँ, हुई, तो वो बताना लाजमी है, अगर रह गया है और कुछ नहीं हुआ है अभी तक, तो आप कंपनी को फिर से, कंपनी ऐसे ना नहीं बोलते, फिर से इन्फॉर्म इन्फॉर्म कर कर सकते हैं। दीजिए, तो टर्म्स मॉडिफाई हो जाती है उसके ठीक है। अंदर। लेकिन अमीश भाई, ये तो आपने बात कर दी कि कोई चीज मैंने नहीं बताई या मैं भूल गया, वो तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन बहुत बार ये भी हमने देखा है कि क्लेम कंपनी आउटराइट रिजेक्ट कर देती है, तो उस समय हम क्या करें? देखिए, क्लेम रिजेक्ट, जैसे मैंने आपको बात, क्लेम रिजेक्ट होता है तो तकलीफ होती है। लेकिन क्लेम अगर आपका दो स्टेज होता है, एक तो कैशलेस का क्लेम होता है या रिइंबर्समेंट का। जी। अगर कैशलेस में आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ जी। या रिइंबर्समेंट में हुआ, दोनों में आपके पास में ऑप्शन पर्याप्त है। अच्छा। आईआरडीए ने अपने कस्टमर के लिए ऑप्शन सभी जगह पे खुले रखे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, दोनों सिचुएशन आपको समझाता हूँ। समझो ठीक है। कैशलेस में आपका क्लेम है जी। और वो क्लेम कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। अभी मैं उसमें कंपनी का भी पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ कि कंपनी के पास में भी बहुत सारे केसेस होते हैं। आपका बरोबर। पॉलिसी कौन से टाइम पे आपने लिया हुआ है, जी। समझिए आपने पॉलिसी भी नया नया लिया हुआ है, लेकिन वो कंपनी आपके पेपर जो जाते हैं, जी। वो 3 घंटे में उन कंपनी को उसका जवाब देना है कि कैशलेस देना है या नहीं ठीक है। देना है। ठीक है। तो कंपनी कभी कभी असरटेन नहीं कर पा रही है आपके डॉक्यूमेंट दे के, जो आपका सर्जरी है या इलनेस से देख के, कि ये आपको पॉलिसी लेने से पहले है या पॉलिसी लेने के बाद हुई है। जी। तो वो केस में कंपनी कैशलेस में क्लेम रिजेक्ट कर देती है। मतलब कंपनी को पता नहीं है कि प्री हाँ, एग्जिस्टिंग है या नहीं है। तो कंपनी, क्योंकि देखिए किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, जैसे बरोबर है। कस्टमर को नुकसान नहीं होना चाहिए, वैसे बहुत सारे कस्टमर पॉलिसी लेते हैं और कंपनी उनको पैसा दे के प्रीमियम तय करती है। तो कंपनी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बरोबर है। किसी को गलत पैसा नहीं जाना चाहिए। बरोबर है। तो कंपनी वो केस में कैशलेस रिजेक्ट कर देती है। तो आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपना ट्रीटमेंट, तो आप वो ट्रीटमेंट करवा लीजिए, पैनिक मत करिए। भले रिजेक्ट हो जाता है, आप रीइंबर्समेंट में जाके प्रॉपर चैनल से आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन कंपनी को चाहिए, हॉस्पिटल के पास में से, डॉक्टर के पास में से लेके कंपनी को वो पर्याप्त करिए। तो कंपनी अगर वो लेजिटिमेट रहेगा तो वो उसको क्लेम पेड कर देगी, ना बरोबर। नहीं करेगी कंपनी। अच्छा। लेकिन समझो वो क्लेम या तो वैसा, या तो रीइंबर्समेंट का क्लेम रिजेक्ट कर देती कंपनी फिर से भी, अच्छा। तो भी जैसे मैंने बताया, आईआरडीए के आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके। आप कंपनी के ग्रीवांस में, रिड्रेसल में डाल सकते हैं कि भाई ये मेरा क्लेम जेन्युइन था, प्रॉपर डॉक्यूमेंट। इसीलिए जब भी क्लेम रहता है ना, तभी आपका और आपके एजेंट का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लेम के टाइम पे सभी डॉक्यूमेंटेशन आपको संभाल के रखने हैं। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपको अगर आपने नहीं रखा है आपके पास में, तो उसका प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो इसके लिए सभी डॉक्यूमेंटेशन आपको संभाल के रखने हैं। आप ग्रीवांस में जाते हैं, रिड्रेसल में जाइए, वहां पर पुटअप करिए, वहां से भी रिड्रेस रिजेक्ट हो जाता है जी। तो आप फिर से ओम्बुड्समैन में जा सकते हैं, जिसको लोकपाल बोलते हैं। अच्छा। गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड पर्सन के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है, उसको सेटलमेंट करने के लिए एक ओम्बुड्समैन और लोकपाल का गठन किया हुआ है। जी। ये ऐसी संस्था है जिसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना है। लोग कई बार सोचते हैं कि मैं कंज्यूमर कोर्ट में चले जाऊं, वो चले जाऊं, वो आप कर सकते हैं, लेकिन वो अलग से प्रोसेस है। उससे अच्छा ये एक प्रोसेस है जिसमें आपका सॉल्यूशन जल्दी आ सकता है। तो कोई भी कस्टमर अगर उनका क्लेम रिजेक्ट होता है तो उनके पास ओम्बड्समैन में जाना है, लोकपाल में जाने का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहता है। आप पहले ग्रीवांस में जाइए, ग्रीवांस में आपका सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप ओम्बुड्समैन में जाइए। उसका सबका अलग अलग स्टिपुलेटेड टाइम रहता है, वो प्रोसेस उसमें भी फॉलो करना पड़ता है। और आपको ओम्बुड्समैन से भी बाद में जवाब नहीं मिलता तो फिर आप कोर्ट में जाइए, आप जा सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस पहले फॉलो करिए तो आपको कोर्ट तक नहीं जाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं मेरे पास में, जहां पर लोकपाल से सॉल्यूशन मिलता है कस्टमर को। तो अमीश भाई, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि कस्टमर के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन उसके पास एक प्रॉपर चैनल होनी बहुत जरूरी है। यस। तो इस प्रॉपर चैनल के थ्रू जाने के लिए जब क्लेम रिजेक्ट होता है या क्लेम करना भी है, तो इस पूरे प्रोसेस में एजेंट या एडवाइजर का रोल कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवाइजर का रोल ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा। क्योंकि अगर एडवाइजर को अगर प्रोसेस ही मालूम नहीं है, क्या प्रोसेस फॉलो करना है, कैसे कम्युनिकेशन का रिप्लाई करना है, अगर आपके पास में कंपनी ने कोई क्वेरी रेज की है, अगर वो कंपनी का क्वेरी अगर एजेंट नहीं समझ पाएगा
तो वो आपको कैसे समझाएगा और आप अपने हॉस्पिटल या डॉक्टर को कैसे समझाएंगे? क्योंकि सभी लोग फ्री नहीं रहते। हॉस्पिटल का डॉक्टर भी बोलेगा बार बार क्या क्वेरी लेके आते हो भाई मेरे पास में, तो उससे अच्छा उसको भी जो चाहिए वो जवाब उसके पास में से लिखवा और लीजिए। हॉस्पिटल के पास भी इतने सारे पेशेंट्स हाँ, रहते हैं। तो क्या होता है कि अगर आप जो कंपनी को चाहिए आप डॉक्टर को शॉर्ट में समझा दीजिए, डॉक्टर इज वेल इक्विप्ड टू आंसर दैट, तो वो आपका आंसर दे देगा और कंपनी को सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई मिलके वो आपका क्लेम सेटल हो जाएगा। तो ये पूरा पार्ट एजेंट एजेंट का ही आता है उसमें, क्योंकि क्या होता है कि कुरियर बॉय नहीं है कि एक जगह से डॉक्यूमेंट लेके वहां पर देना है। बरोबर। आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन है प्रॉपर तरीके से समझ के उसमें क्या है क्या नहीं है करके वो एजेंट का काम है, उसकी स्टडी करना जरूरी है। जरूरी करिए। बहुत बढ़िया। अमीश भाई, आपने आपकी इस जर्नी में इतने सारे क्लेम सेटल किए हैं, इतने लोगों को आपने हेल्प की है, मैं ये जानना चाहता हूं कि इन सब से आपकी क्या लर्निंग है, आपका जो लर्निंग है वो आप हमसे शेयर कीजिए। देखिए, यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं, इससे समझना भी बहुत अच्छा हुआ है। जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तभी आप ऑनेस्टली सभी चीज को डिस्क्लोज करिए। अगर पॉलिसी लेते टाइम आपने सभी चीज का डिस्क्लोजर कर दिया है तो आपको क्लेम के टाइम में प्रॉब्लम बहुत ही कम आती है। क्लेम आता है तभी आप डॉक्यूमेंटेशन जो भी रहेगा वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन करिए। इंश्योरेंस आप इमरजेंसी के लिए ले रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो वो इमरजेंसी के लिए आपको इमरजेंसी के टाइम पे प्रिपेयर नहीं होना है, पहले से प्रिपेयर होके रखना है। तो इसमें आपका जो एडवाइजर है वो बहुत ही आपको हेल्प करता है। अच्छा एडवाइजर रहेगा तो आपको ये सब इमरजेंसी सिचुएशन में आपको हेल्प करेगा और आपका जो पैनिक होगा वो कम हो जाएगा, प्रिपेयर्डनेस ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगा। तो ये मान के चल सकते हैं कि आप ना सिर्फ आपके कस्टमर्स को, लेकिन आप खुद भी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होते हैं हर सिचुएशन को टैकल करने के लिए। यस यस यस। अमीश जी, आपकी जर्नी में ऐसे बहुत सारे आपने क्लेम सेटल किए होंगे जो आपके लिए पर्सनल लेवल पे काफी इमोशनल होंगे, या कोई ऐसा मेमोरेबल वाकया होगा या कोई किस्सा होगा जो आपके साथ जुड़ गया होगा। क्या आप हमसे कुछ वो शेयर कर सकते हैं ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि कैसी कैसी तकलीफें या किस तरह से आप क्लेम्स जो फैमिली के साथ घटित होता है हॉस्पिटल में, लेकिन वही सिचुएशन जो एजेंट भी फेस करता है, जो हेल्प कर सकता है, तो उसका भी किस तरह से एक परिवार के साथ गठजोड़ बन जाता है, तो आप कुछ शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। यस 100%। देखिए, क्लेम जब भी आता है पेशेंट को तो उनकी फैमिली बहुत ही पैनिक में रहती है, वो इमोशनल ट्रॉमा में सफ़र करती है जी। और उनके लिए एक दो चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। फर्स्ट तो ट्रीटमेंट, ऑब्वियसली कि जो भी है वो पेशेंट है वो सही तरीके से उसका इलाज हो जाए, और दूसरा रहता है कि उनका जो भी ये खर्चा होता है, जो फाइनेंशियल बर्डन आता है जी। वो पॉलिसी के माध्यम से उसको मिल जाए। बिल्कुल सही है। तो हमारा काम रहता है कि वो समय में कस्टमर के साथ में खड़े रहे, उनको जो हेल्प चाहिए, जो उनका पैनिक वो कम कर पाए, वो हेल्प कर उसमें मिल जाए, वो हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी रहता है। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ में हुए, क्योंकि क्या होता है कि हॉस्पिटल की तरफ से कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाता है या पेशेंट की तरफ से मिसकम्युनिकेशन हो जाता है या कंपनी की तरफ से मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, तो उसको सबको एक तरीके से देख के सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म में लेके आए, जाकि कस्टमर को जो चाहिए वो कस्टमर को मिल जाए, कंपनी को जो चाहिए वो कंपनी को मिल जाए। आप कोई स्पेसिफिक किस्सा या कोई स्पेसिफिक क्लेम की डिटेल शेयर करना चाहेंगे? मतलब आप, जरूरी है कि आप कस्टमर की डिटेल्स डाइवर्ज ना करें, लेकिन कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा किस्सा जो आपको मतलब जहन में आपके बैठ गया हो। बहुत सारे हैं ऐसे तो, लेकिन एक दो अगर मैं आपको बता पाऊँ जी। तो अभी रिसेंटली हमारे एक कस्टमर थे, उनका बाईपास सर्जरी हुआ था। तो जो हॉस्पिटल में था वो हॉस्पिटल नॉन नेटवर्क में था, तो कैशलेस में नहीं था, लेकिन उनको वहाँ ही करना था करके जी। तो हमने बोला ठीक है आप रिइंबर्समेंट में चले जाएंगे। तो डॉक्टर ने बोला कि उनका थोड़ा स्टार की तरफ से रवैया थोड़ा अलग था वो डॉक्टर का। तो उन्होंने बोला कि कंपनी अच्छा नहीं है, आपको पैसा नहीं मिलेगा, हार्ट सर्जरी था। तो कस्टमर तो ऑलरेडी पैनिक में था। हाँ, बराबर और ऐसा है। सुन के और भी टेंशन में आ गया कि भाई क्या होगा करके, मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं मिला। तो हमने उनको बताया कि आप टेंशन मत लीजिए, आप ट्रीटमेंट पे फोकस करिए, जो भी रहेगा आपका पैसा लाने का जिम्मेदारी हमारा है, आप ट्रीटमेंट पे फोकस करिए, पैनिक मत करिए। तो कस्टमर का हॉस्पिटल
जो एंजियोग्राफी का ट्रीटमेंट था, बाईपास सर्जरी हो गया, उनके बाद में हमने क्लेम पुटअप किया। तो क्लेम में स्टार ने जो भी रिम्बर्समेंट का अमाउंट था, तो पहले उनका डिडक्शन हुआ था, अच्छा, नहीं हुआ था ऐसा नहीं था। फिर हमने वो रिकंसिडरेशन के लिए डाला, तो रिकंसिडरेशन में अप्रूव हो गया। उनका टोटल 4.5 पौने 5 लाख का टोटल बिल था बाईपास सर्जरी का, और उसमें से हार्डली उनका 2 to 5% डिडक्शन हुआ। वाओ, और वो डॉक्टर को जाके उन्होंने बताया भी खरा कि मुझे पैसा मिल गया, तो डॉक्टर ने बोला अच्छी बात है करके। तो ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस सबके अलग अलग रहते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है हमारे कस्टमर के, स्टार के नहीं, अलग कंपनी के भी है, जहाँ पर हम लोग उनको लोकपाल तक लेके गए थे और लोकपाल से उनको पैसा आ गया। और अगर स्टार में भी हमारी पॉलिसी से, तो हम उनमें भी लोकपाल तक लेके जाते हैं। कस्टमर को शायद याद नहीं रहता है, लेकिन वो फाइट करके पैसा आ जाता है। प्रोसेस हम फॉलो करवाते हैं, जैसे रहता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि आपको क्लेम पुटअप करना है, बाद में ग्रीवांस में जाता है, बाद में आपको लोकपाल में जाना है। वो सब प्रोसेस आप फॉलो करिए, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन पैसा आपका आ जाता है। तो मोटा मोटी हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर आपके एजेंट के पास अगर प्रॉपर गाइडेंस है, अगर उनको पूरा रूट कॉज पता है और किस तरह से आगे बढ़ना है, अगर उनको जानकारी है, तो कस्टमर को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रीटमेंट पे होना चाहिए और ये देखना चाहिए कि भाई मैं किस तरह से फटाफट स्वस्थ होके फिर से घर पे चले जाऊं। सबसे प्रायोरिटी वही रहती है, बहुत क्योंकि बढ़िया, कोई भी, मैं जहाँ तक मानता हूँ, कोई भी कंपनी खराब नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। कंपनी का काम होता है कि वो आपसे, भले जो भी कंपनी है, मैं सभी कंपनियों की इसमें बात करता हूँ, सभी कंपनियां प्रीमियम लेती है, पैसा देती है, बराबर है। तो कोई कंपनी गलत क्यों करेगी? वो एजेंट नहीं समझता है, या तो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज आप नहीं समझते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन गैप की वजह ऑनलाइन से। पॉलिसी आप ले लेते हैं, और ऑनलाइन पॉलिसीज में आपको टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पता होते हैं, हम्म। और पॉलिसी के वर्डिंग्स आपको नहीं पता होते हैं, और बाद में लगता है कि शायद कंपनी ने पैसा कम दिया। वो वहाँ एजेंट का काम होता है। अगर वो एजेंट आपके पास में बराबर है, वो सब प्रोसेस को समझता है, तो आपकी 99% आपकी तकलीफ जो है, वो पैनिक है, वो कम हो जाता है। तो प्रॉपर चैनल से जाना जाना जरूर ज्यादा जरूर। जरूरी है। लेकिन अमीश भाई, हमने बहुत बार देखा है कि लोग जब पॉलिसी खरीदने का समय आता है तो वो प्रीमियम ज्यादा कंपेयर करते हैं, ना कि बेनिफिट्स कंपेयर करते हैं। तो ये तरीका कितना सही है, या ऐसा कौन सा तरीका है जहां पॉलिसी लेने की जगह पे आप सहूलियत की तरफ ज्यादा देखें? तो क्या प्रॉपर तरीका क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आपको प्रॉपर एजेंट हमसे जुड़ जाइए, तो आपका पैनिक कम हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास में प्रॉपर एजेंट है, तो आपको सही पॉलिसी लेने के लिए आपको मार्गदर्शन देगा। आप सही पॉलिसी लेंगे तो उसका सही प्रीमियम आपको बैठेगा, बिल्कुल और आपका क्लेम प्रोसेस भी इजी हो जाएगा। जी। तो मतलब प्रीमियम कंपैरिजन एक प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। प्रीमियम तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग रहता है। प्रीमियम ज्यादा भरने से आपको क्लेम ज्यादा मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है, और प्रीमियम कम भरने से आपका क्लेम कम मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। ये बड़े पते की बात कही अमित जी। अब मैं चाहता हूं कि हम हमारे पॉडकास्ट के एक आखिरी क्षणों पे है, तो मैं आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलना चाहूंगा। 100%। बहुत सारे क्लेम के रिलेटेड मिसकंसेप्शन है और मिथ है, तो उसके बारे में मैं आपसे एक शॉर्ट में आंसर चाहूंगा। सबसे पहला सवाल ये है कि क्लेम रिजेक्ट सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि कंपनियों को पैसा देना ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत है। कंपनी आपको प्री एक्जिस्टिंग डिसीज कुछ रहेगा या वेटिंग पीरियड रहता है, उसके लिए पैसा नहीं देती है। कैशलेस का मतलब फ्री ट्रीटमेंट, मुझे एक भी पैसा नहीं भरना। कैशलेस एक सुविधा है, उसमें कैशलेस अप्रूवल होने के बाद में भी आपको डिपॉजिट अमाउंट तो भरना पड़ता है, और नॉन पेबल अमाउंट तो आपको खींचे से भरना ही पड़ेगा। अगर मैंने मेडिक्लेम ली है तो मुझे ट्रीटमेंट सिर्फ कैशलेस से ही करवानी पड़ेगी? नहीं, आप रीइंबर्समेंट में भी जा सकते हैं। कैशलेस ऐसा जरूरी नहीं कि आपको कैशलेस ही करना है। अगर मुझे कोई डिजीज है, मान लीजिए डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अगर वो मैं छुपा दूंगा तो मेरा प्रीमियम कम हो जाएगा, लेकिन क्लेम के समय पे मुझे पैसा भी मिल जाएगा। पॉलिसी मिल जाएगी, लेकिन क्लेम नहीं मिलेगा। ये बात बिल्कुल सही है। अमीश भाई, आखिरी में जाते जाते हमारे व्यूवर्स के साथ कोई एक ऐसा मैसेज जो आप शेयर करना चाहें? जरूर से, हेल्थ इंश्योरेंस लेना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हेल्थ इंश्योरेंस समझ के लेना। कौन सी पॉलिसी आप ले रहे हो, किस कंपनी की पॉलिसी ले रहे हो,
कौन से एजेंट से आप पॉलिसी ले रहे हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पॉलिसी तो आपको आज के समय में ऑनलाइन भी मिल जाएगी, 30 मिनट के अंदर आपको पॉलिसी मिल जाती है, लेकिन वो पॉलिसी क्या आपके लिए बराबर है? क्या वो पॉलिसी आपने ली है उसमें सभी चीज़ का टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो आपने समझ के लिए, और क्लेम के टाइम पे आपको अगर समझो कुछ तकलीफ आती है तो आपने जहाँ से पॉलिसी ली है वो आपको पूरी तरह से हेल्प कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रेट। अमीश भाई, इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल, त्रिवेदी इन्वेस्टमेंट्स बाकी एजेंट या एडवाइजर से अलग कैसे हैं? देखिए, त्रिवेदी इन्वेस्टमेंट में अगर आप हमारे साथ में जुड़ते हैं तो हमारा काम सिर्फ आपको पॉलिसी देना नहीं है। आपका हमारा असली काम चालू होता है सर जब भी आप पॉलिसी ले लेते हैं उसके बाद में। क्योंकि पॉलिसी लेते हैं उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है जो आपको हर साल या हर टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ती है। कुछ चेंजेस आ गया पॉलिसी में या आपके परिवार में कुछ एडिशन हो गया तो आपको ऐड करवाना है, तो उसके लिए एंडोर्समेंट करवाना रहता है, तो उसके लिए हम आपको हेल्प करते हैं, रिन्यूअल में टाइमली रिमाइंडर करते हैं, ये सभी एजेंट करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं क्लेम के ऊपर जोर देता हूँ। जी, जब भी आपका क्लेम होता है तभी आपको एक भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बराबर। आप हमारे ऊपर पूरा ट्रस्ट करके आप अपनी सब चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। बराबर। सिर्फ हमें इन्फॉर्म कर दीजिए तो आपकी जो भी परेशानी है वो कम हो जाएगी। क्लेम में आपको शुरू से लेके एंड तक भले ही लोकपाल तक जाना पड़े, सभी जगह पे हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। ग्रेट। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रोसेस को जो है वो हम आपको आपकी बिहाफ पे फॉलो करते रहेंगे और आपको टाइमली जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो आपको देते रहेंगे। हमारा मानना है कि इंश्योरेंस है जो एक प्रॉमिस है और वो प्रॉमिस को पूरा करना त्रिवेदी इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी है। वाह, आपने इस पॉडकास्ट को एक बहुत ही पॉजिटिव और एक अच्छे नोट पे ख़त्म किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपकी इस इन्फॉर्मेटिव बातें हमारे काफ़ी व्यूवर्स को काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मुझे पूरी आशा है कि आज का हमारा ये पॉडकास्ट देखकर आपके मन में जो भी मिसकंसेप्शन होंगे या जो भी दुविधा होगी उसमें बहुत सारे आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड या फाइनेंशियल प्लानिंग के रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि नीचे कमेंट में आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे संपर्क कर हमसे आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। मैं आपके सभी कमेंट पढ़ूंगा और जितने हो सके आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश भी करूंगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का हम प्रॉपर तरीके से जवाब दें और आपके जितने भी क्वेश्चंस हो उसका हम समाधान कर सकें। ये भी आशा करूंगा अगर आपको इस पॉडकास्ट से इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई हो या आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस पॉडकास्ट को दूसरों से शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। मैं हूं मनीष त्रिवेदी और यह है त्रिवेदी इन्वेस्टमेंट्स का पॉडकास्ट। इसी तरह के अलग अलग इंफॉर्मेटिव टॉपिक के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा अगला एपिसोड कब आने वाला है इसकी जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं आपसे आज्ञा लेता हूं, अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।